बैठे थे तो लोगों का ऐसा मानना था कि 2-3 दिन में ये लोग मान जाएंगे, हमारी वार्ता होने लगेगी। तो इनके मंत्री जी को आप देखिए, इतने दिन हो गए, पिछली बार भी चली थी हड़ताल, तो पूर्व मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा जी हुआ करते थे, उन्होंने भी एक बार भी ये उचित नहीं समझा कि ये हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम और आप जॉब में आए हैं। जॉब तो सेकेंडरी है, सबसे पहले एक आम इंसान है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये लोग बैठे हैं तो कम से कम बात करने में क्या जाता है। अरे आप बात तो कर लीजिए, आप बुला लीजिए, आप बात करके देखिए कि भाई हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये कंडीशन है, हमारे पास पैसा नहीं है। आप बताइए तो सही कि पैसा नहीं है, वो भी बताइए, सामने बताइए। पता नहीं क्यों वो चुकरिया में गुड़ फोड़ते हैं ये लोग, वो छोटी सी वो रहती है ना, उसमें गुड़ फोड़ना पसंद करते हैं, सामने क्यों नहीं फोड़ते। अरे आइए आप, हम लोग कोई इतने बेकार लोग थोड़ी हैं कि हम आपकी बात को नहीं समझेंगे कि प्रदेश को डुबो देंगे। हमने ऐसा भी नहीं मांगा कि आप हमें 50,000 वेतन कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए। केवल सिस्टम में रहने के लिए एक अप्रेजल जो नीति है उसको खत्म कराने के लिए थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट जोड़ने के लिए जो मांग है, और इन्हीं की पॉलिसी में मैडम गीता के द्वारा रखी गई थी। देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ग्वालियर में 2013 में जो मैडम गीता से मेरी स्वयं की चर्चा हुई थी, उसमें हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के साथी भी थे, नेतागण थे, उनके 2 साथी उनके थे, 10 सदस्यीय पैनल में हम भी थे। जब चर्चा हुई थी तो पहले तो एम गीता का रवैया थोड़ा सा आप सभी जानते हैं, बहुत तेज तर्रार है वो, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही थी, आज भी मुझे याद है। उन्होंने ये कहा था, गुस्से में ही सही, बोला हम आपको एक ऐसी आचार पॉलिसी दे रहे हैं जो भविष्य में आपको कोई नहीं दे पाएगा। हम उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं, उनका कैडर बदल गया है, छत्तीसगढ़ चली गई है। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे ही बोल रही हैं, ऐसे सभी बोलते, लेकिन वास्तव में आज उनकी बात मुझे यथार्थ लग रही है। बिल्कुल उन्होंने जो बोला था वही हुआ। उन्होंने जो एचआर पॉलिसी बनाई थी वो मेरे नजरिए से काफी बेहतर थी। 14% वार्षिक वेतन वृद्धि का इंक्रीमेंट रखा गया था। यदि वो एचआर पॉलिसी भी लागू बनी रहती तो भी हमारे साथ काफी कुछ अच्छा होता, लेकिन इन लोगों ने जब देखा कि ये एचआर पॉलिसी में 14% वार्षिक वेतन वृद्धि का जो प्रावधान है वो इन्हें गलत लगा, क्योंकि उससे पैसा बढ़ता, और ये एनएचएम के जो अधिकारी हैं, जो पैसा बढ़ रहा है अपना, वो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी जेब से जा रहा है, जबकि वो पैसा शासन का है। आपने देखा होगा कि हमारे साथीगण कई बार मीटिंग होती है या डीपीएम को या बीपीएम को जब बुलाते हैं तो मीटिंग्स में पता है ये लोग क्या कहते हैं, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, हम आपको नहीं रख पाएंगे, हम 20% छटनी करेंगे। जैसे इनके पिताजी ने एनआरएचएम खोला हो, एनआरएचएम एक दुकान थी लगा रखी है, वही हम तो नहीं, आपको नहीं रख पाएंगे, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं काम, जैसे इनके पिताजी दे गए हों। मतलब ये इतना घटिया काम कर रहे हैं। ये अपने इनके माँ बाप ने जिन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया, उनका नाम भी ये डुबो रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि इनके माँ बाप का भी मोबाइल नंबर लाओ आप लोग कहीं से खोज के, इनकी माता जी का, इनके पिताजी का, हम उनसे जरूर बात करेंगे कि आपने जो पढ़ाया ये एक्स्ट्रा संस्कार कहां से डाल दिया इनमें, ये अतिरिक्त संस्कार कहां से डाल दिया प्रताड़ित करने का। इनमें मानवता ही नहीं बची है। मानवता भी तो होती है, कुछ भी नहीं मांगा, 10,000 से 12,000 से वेतन 8,000 कर दिया, नहीं दिख रहा है न्याय, खुद की जेबें भरने में लगे हैं। आप देखना जिस दिन एनआरएचएम का घोटाला उजागर होगा तो ये उत्तर प्रदेश में जो आज हत्या कर करके मरे थे ना, यहाँ भी थोक में मरेंगे, थोक में जेल होगी इन लोगों को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टेंडर कर रखे हैं इन्होंने। चाहे वो जननी एक्सप्रेस का ले लीजिए, आपने देखा होगा कितने अच्छे कॉल सेंटर चल रहे थे मध्य प्रदेश में, इन्होंने चिकित्सा कंपनी को दे दिया, अब चिकित्सा से डीलिंग हुई होगी करोड़ों की। वही जननी एक्सप्रेस 11 रुपए किलोमीटर में
पूरे मध्य प्रदेश में चल रही थी, हर जिले में उसके टेंडर थे। वही चिकित्सा कंपनी 16 रुपए किलोमीटर में इन्होंने उसको टेंडर दिया है। ऐसी बात है ना? 17 रुपए किलोमीटर में, 1 रुपए किलोमीटर हम कम बोल गए। तो 17 रुपए किलोमीटर में दिया, कितना बड़ा अंतर है। ये अंतर, जो बीच का अंतर है, ये रुपया मामा के पास जाएगा, ये अंतर पीएस के पास जाएगा, ये अंतर एमडी के पास जाएगा। यदि इसका कैलकुलेशन देखा जाए तो अरबों खरबों में जाता है। तो ये सारी बातें हमें बताना पड़ेंगी कि इतना बड़ा घोटाला। ऐसे ही इन्होंने भर्तियों में देखिए आप, 25,000 रुपए पे किसी की पोस्टिंग की और उसकी पोस्टिंग हटा दी, प्रतिनियुक्ति पर 60,000 वाला रख लिया। जो एनआरएचएम से रिटायर हो गया उसको प्रतिनियुक्ति दे रहे हैं। अरे वो रिटायर हो गया, नए लोगों को रोजगार दे दो। 25,000 पे आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पद रखा था, तो जब हॉस्पिटल प्रबंधन का पद रखा था उसको पद को खत्म करके प्रतिनियुक्ति में बुला रहे हैं। ऐसे ही अभी देख लीजिए आप, बहुत सारे पदों को सेवाएं समाप्त करके और इधर स्टाफ नर्स की सेवाएं समाप्त कर रहे हैं, एएनएम की सेवाएं समाप्त कर रहे हैं और रेगुलर के 2,000 पद, 4,000 पद निकाल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? अरे जो लोग काम कर रहे हैं सिस्टम में, आप उनको वरीयता दे दो कि भाई 3 साल वालों को हम इतने नंबर देंगे। एक एग्जाम करा रहे हो, करा लीजिए एग्जाम, कोई बात नहीं, उसमें आप जहाँ परसेंटेज देंगे आप उसका। गुरुजी की कोई परीक्षा नहीं, कोई भर्ती नहीं, मिडिल पास से गुरुजी को भर्ती किया इन्होंने। एक पंचायत में एक छोटा सा ठहराव बना, सरपंच के माध्यम से ठहराव बनाकर, आपने देखा होगा, आप पता कर लेना। मिडिल पास टीचर बनी हमारी बहन जी है, इसलिए हमें मालूम है। मिडिल पास थी, पंचायत से ठहराव गया और वो शिक्षक बन गई। हमें आश्चर्य हुआ सुन के कि मिडिल पास से भी शिक्षक बनते हैं। उसके बाद में सरकार ने उन पर खर्चा करके डीएड कराई और एक अलग से भर्ती करा, अलग से विज्ञापन देके एक व्यापन कराया और उसमें कोई परसेंटेज नहीं लगी। केवल पहले तो नंबर रखा था, वो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है या 50 है, पर उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये सब फेल होगा, मिडिल वाला तो फेल हो ही जाएगा। तो उन्होंने कहा केवल परीक्षा में बैठा हो वो भी हम उसको मान्य कर लेंगे, आप वो शिक्षक हैं। तो हम और आप इतने वेल क्वालिफाइड है, सभी पढ़ लिख के आए हैं, चाहे वो एएनएम हो, एमपीडब्ल्यू हो, कोई भी हो, बीपीएम हो, किसी भी कैडर का कर्मचारी हो सकता है, सभी एक न एक कोई एग्जाम देकर आए हैं। फिर दोबारा से लेने लगे, चलो दोबारा भी ले लिया इन्होंने एग्जाम, उसमें भी सब हमारे लोगों ने दिखा दिया कि देखो हम क्वालिफाइड हैं, और पास करके भी दिखा दी। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बार ही एक आईएएस का एग्जाम पास करके दिखा दे, बुरी तरह से फेल होंगे, इज्जत भी नहीं बचेगी इनकी, इतने बुरी तरह से फेल होंगे। तो मेरा कहना यह है कि बार बार परीक्षा लेना बहुत अनौपचारिक है, मतलब एक अन्याय की पराकाष्ठा जिसको कहेंगे वो पार कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, नहीं सुनेंगे, अब 2013 से आंदोलन चल रहा है, अब जब नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि चक्का जाम भी होंगे। इन्हें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये टेंट में इतने लोग बैठे क्या ये चक्का जाम कर लेंगे, इन्हें ऐसा लगता है। तो इन्हें मैं बता दूं कि छोटी सी चींटी जब हाथी के सूंड में अंदर घुस जाती है ना, तो वो क्या कमाल करती है वो आप सभी को मालूम है। तो ये इतने लोगों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है, एक ही संविदा साथी काफी होगा चक्का जाम के लिए। तो चक्का जाम तो होगा अगर ये नहीं मानेंगे, और जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी, हमारी आपकी नहीं होगी। हम तो चिल्ला रहे हैं, दिन भर बोलते हैं कि भैया हमारी सुन लो, बात कर लो। इतने डरपोक हो गए हैं, हम तो निरंतर नहीं डरपोक बोलेंगे कि बात नहीं कर पा रहे, चिट्ठियों का जवाब नहीं देते, उल्टी चिट्ठी लिखेंगे, जो हड़ताल पर गए हैं उनकी सूची भेज दो। इतने बड़े वाले गधे हैं कि हड़ताल की सूची मांगते हैं। HRMIS का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, इन गधों को जो मालूम नहीं है कि सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो सॉफ्टवेयर में संविदा और रेगुलर की जानकारी का ऑप्शन था। तो संविदा की जब आपने HRMIS भरवा लिया है तो एक डाउनलोड मारे तो कर ले, या तो ये बहुत बड़े वाले गधे नहीं कर पा रहे, बार बार CLHO को फोन लगाएंगे, DPMO को फोन लगाएंगे तो भैया वो सूची भेज दो। अरे भैया आप
वो सूची हम लोगों ने बना के दे तो दी है तुम लोगों को, उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। डाउनलोड करके रख दो प्रमुख सचिव के आगे कि इतने हैं बकरे, इन्हें काटना है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये केवल वो चिट्ठी लिख सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। हमने तो मैं चैलेंज भी किया था कि आ जाओ ग्वालियर में, तो भाई औकात बता दें, है ना, हाल बता देंगे। वह एक बार आ तो जाए, लेकिन नहीं आएंगे, ये बहुत डरपोक हैं। हमारे भिंड में आ गए तो हम क्या करेंगे आपको पता है ना। तो साथियों, चक्का जाम तो करना पड़ेगा। मैं बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अब बगैर इसके कुछ नहीं होगा। संविदा शिक्षकों ने, आपने देखा होगा, 1995 से आंदोलन की शुरुआत की। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि 18 दिन बैठे हमें कुछ नहीं मिला। शिक्षक लोगों को 1995 से 6 महीने पहले सफलता मिली है। अभी आप देख लीजिए, सबको पता होगा, सिर्फ 6 माह पहले इतना उन्होंने आंदोलन किए, संख्या दुनिया भर की है उनकी, और खूब लगे रहे बेचारे। तब अभी आके उन्हें जब सफलता मिली, और हमारे साथी 5 साल में रेगुलर होना चाहते हैं, 5 साल में सारे रिजल्ट आ जाएं। ऐसा क्यों चाहते हैं? ऐसी मंशा लेके मत बैठिए आंदोलन में, थोड़ा सा सब्र रखिए। सरकार क्या है, आपने देखा होगा कि इतने बड़े फैसले बीच उसमें नहीं लेती, फाइनेंशियल ईयर में किसी में भी। पंचवर्षीय योजना के बीच में कभी ये फैसला नहीं होगा, ये तय है। ये फैसले चुनाव के नजदीक होते हैं, जिससे नेता लोग चिल्लाएं, नोटबंदी भूल जाए। यूपी का कल मैंने डिबेट देखी, तो कांग्रेस वाले झंडा लेके दौड़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि नोटबंदी के ये दुष्परिणाम हुए, ये दुष्परिणाम हुए, और हुआ भी है। अब बीजेपी वालों ने सोचा कि क्या करें, तो वो लगे नोटबंदी के फायदे गिनाने को। तो क्या है कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी यही होगा, जब चुनाव नजदीक आएगा तभी ये लोग घोषणाएं करते हैं, क्योंकि माइक पर चिल्लाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जनता नोटबंदी में घेर लेगी मध्य प्रदेश की, तो क्या बचेगा उनके पास। तो इतनी आसानी से ये लोग नहीं देते। संविदा शिक्षकों की बात चल रही थी, तो मैंने खुद देखा, अभी 8 माह पूर्व उन्होंने एक आंदोलन किया था। जैसे ही वो भोपाल के लिए मार्च कर रहे थे, तो संविदा शिक्षकों को प्रशासन ने मेटाडोर में, बसों में भर भर के, हमने समझा ये जेल ले जा रहे हैं, लेकिन वो ले गए मुरैना रोड, भिंड रोड, 20 किलोमीटर दूर छोड़ दिया, वहां से पैदल आओ, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी जेल तो है नहीं, ना कोई वो आतंकवादी है, तो कहाँ ले जाएं। तो उन्होंने सोचा भर भर के ले गए, 20 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। ऐसा सिस्टम किया था। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है संविदा शिक्षकों ने। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उन साथियों से कह देना चाहिए, और कई बार वेतन कटा है संविदा शिक्षकों का, बहुत बार। आप देख लेना, उनका इतिहास उठा के देख लेना, और उनकी कभी वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करते। उनका आंदोलन जैसे उन्होंने कहा भोपाल चलो, भोपाल चलो, 24 तारीख को भोपाल चलो, और एक मैसेज आया कि नहीं नहीं नहीं, वो अब नहीं जा रहे, थोड़ा सा पता चल गया है कि वो मांग मानने के लिए तैयार है, केवल इतने ही में वापस हो जाते हैं वो बैग लेके। कभी उन्होंने ये नहीं कहा आपस में कि क्यों नहीं, वो तो उनका संगठन ने आवाज दी और वो बैग टांग के चल दिए। जब अपना धरना चल रहा था 18 दिन का, तो शायद 15वें दिन की बात है कि या 14वें दिन की, मुझे अच्छे से याद नहीं है। फूलबाग पर हम लोग बैठे थे, तो दुनिया भर के संविदा शिक्षक अपने बैग टांग के घूम रहे। तो हमने उनसे पूछा, भैया कहाँ से आए? बोले भिंड से। कोई बोला मुरैना से। अभी कहाँ जा रहे? बोले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली। अतिथि शिक्षक थे। तो हमें दिल्ली क्यों जा रहे हो? बोले हमारी सुनी नहीं रहे मामा जी, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। और पता नहीं कहाँ से शाम तक मैसेज आया, बोले नहीं नहीं, उन्होंने बोल दिया है कि अब हमारी मांगे जो हमें प्राथमिकता देंगे, हमारी अलग से परीक्षा कराएंगे। तो वहीं से वापस लौट गए। किसी ने भी संगठन पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने भी एक बात ये नहीं बोली कि क्यों हम वापस जा रहे हैं, हम वहाँ क्या बोलेंगे। हमारे लोगों को पता नहीं क्यों शर्म आती है। हम ग्वालियर जाएंगे यहाँ से, कई लोगों के मन में ये है हम वहाँ क्या जवाब देंगे। वैसे ही जवाब देने वाले, वैसे ही जवाब पूछने वाले। मेरा कहना यह है कि हम और आप सच्चाई को लेकर बैठें,
सरकार इतनी आसानी से मान जाती ना तो ये संविदा कब की खत्म हो गई होती। क्योंकि संविदा एक बीमारी है, जिस तरह हमारा डिपार्टमेंट, हम और आप सभी इलाज करते हैं बीमारियों का, तो संविदा का इलाज कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग के लोग, शिक्षा विभाग के थोड़ी करेंगे। क्योंकि जब बीमारी है, संविदा एक बीमारी बन गई है, तो जब बीमारी का इलाज डॉक्टर, एएनएम, स्टाफ नर्स, पूरा स्टाफ करता है जब मिलके, तो संविदा का इलाज भी स्वास्थ्य विभाग ही करेगा। और देख लेना आगामी समय में ये संविदा नाम की बीमारी पूरी तरह से खत्म होगी, वो स्वास्थ्य विभाग की वजह से ही होगी। ये तय है, ये मान लेना। हम तो आगे का जो मुद्दा होगा मेरा तो यही होगा कि संविदा मुक्त मध्य प्रदेश हो। किसी भी विभाग में संविदा पर नौकरी नहीं हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, काहे की संविदा, काम आपसे लेना ही है उनको। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन बाद हमने काम पे लिया आपको और 8 दिन के लिए लिया, उनका 8 दिन बाद हमें आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा तो है नहीं। जब आपसे काम कंटिन्यू ले रहे हैं तो फिर काहे की संविदा, आप तो रेगुलर कर दीजिए। भाई वेतनमान की बात है, हमने ये थोड़ी कहा कि आप 1.5 लाख रुपए की वेतनमान दीजिए। आप जो जायज हो, जो सबका चल रहा हो, तो वेतनमान कर दीजिए। आपको ऐसा लगे कि वेतनमान से बहुत